हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं राहुल कांत आपका फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है द विद्या जीएस। यहां पर आपको हर कंपटीशन के लिए जीएस और साइंस के लिए बहुत डिटेल वाइज और एक एक टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। आपने अगर पिछले 2 वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो उसको देखें और सीखें कि किस प्रकार से एकदम डिटेल में और साइंस कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, हमने अभी तक 2 क्लास में रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बारे में पढ़ा था और आज हम वही उसी से आगे नया टॉपिक यानी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे जिसको हम अपवर्तन बोलते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा रिफ्रैक्शन। अपवर्तन देखिए, अपवर्तन होता क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्या है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर चलती है तो वो कुछ मुड़ जाती है। बस इसी प्रोसेस को अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहा जाता है। क्लियर हुआ? देखिए, रिफ्रैक्शन का असली मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। अब यहाँ पर माध्यम का क्या मतलब हुआ, तो माध्यम हो गया जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसी को एक माध्यम बोला जाता है। कोई भी मटेरियल हो गया, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो वहाँ पे लाइट पास होगा, ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा, बस इसी प्रोसेस को हम आज देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कि स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल। देखिए, प्रकाश की जो चाल है वो ज़्यादातर लोगों ने रटा हुआ है, याद किया हुआ है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन कई बार जैसे आप अच्छे लेवल का एग्ज़ाम दीजिएगा, ऊंचा लेवल का, तो वहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू याद रखिएगा, एग्जैक्ट होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ये होता है एग्जैक्ट वैल्यू। अब इसी को क्या करते हैं, जानते हो, फिजिक्स में ज़्यादातर चीज़ जो है वो 10 की पावर कुछ हो जाए उसके अनुसार लिया जाता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं, यानी 299,792,458 इंटू, अब इस पॉइंट की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ 10 की पावर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद पॉइंट लगा तो 10 की पावर 8। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.9 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन ये जो वैल्यू है, अगर हम कैलकुलेशन बनाते हैं, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन करने में टाइम लग सकता है, प्रॉब्लम फेस होता है। तो इसीलिए इसको 2 पॉइंट ना ले करके क्या ले लिया जाता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। समझ आया ये कहाँ से आता है? अब देखिए, यही कभी कभी ऑप्शन में आ सकता है 3 × 10 की पावर 5, लेकिन अगर 3 × 10 की पावर 5 रहेगा तो वहाँ मीटर नहीं किलोमीटर पर सेकेंड होगा। अब आप लोग खुद सोच के देखिए स्टूडेंट कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में ट्रैवल करता है लाइट, तो क्या इससे कोई तेज हो सकता है? अरे हो सकता है, बताइए, नहीं ना। तो यही जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये सबसे फास्टेस्ट वे है, किसी का भी सबसे फास्टेस्ट तरीका है चलने का, क्या, स्पीड ऑफ लाइट का। हालांकि कुछ चीज़ होता है जो इसकी बराबरी कर सकता है, लेकिन इससे आगे दुनिया में कुछ नहीं है, कोई भी इतना स्पीड से ट्रैवल नहीं करता है। तो याद रखिएगा 2 पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट कि स्पीड ऑफ लाइट कितना, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर किलोमीटर में दे दे तो 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप आप लोग को सबको समझ आया होगा। अगर ध्यान से देखिए, अब सबसे ज़्यादा स्पीड होता किस में है, सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होता है,
तो याद रखिए सबसे ज़्यादा स्पीड होता है किस में? सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में। सबसे ज़्यादा स्पीड किस में? वैक्यूम में। उसके बाद एयर, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर में, फिर लिक्विड में, और वही अगर सबसे कम स्पीड कहें तो सबसे कम स्पीड सॉलिड में। ये है हमारा क्या? स्पीड ऑफ लाइट। अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस में, तो वैक्यूम में। कितना? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वैक्यूम का स्पीड है। क्लियर हुआ? फिर उससे कम एयर में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में होता है। समझ आया यहाँ तक आप लोग को? अगर समझ आया तो आज के इससे आगे चलते हैं। देखिए अगर ये स्पीड है जो हमने अभी बताया एग्जैक्ट वैल्यू 299792458 मीटर पर सेकेंड, तो कोई ना कोई तो ऐसे साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने इसको नापा होगा, मेज़र किया होगा, है ना। बिना मेज़र करे तो किसी ने वैल्यू नहीं दिया होगा। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना कि ये क्वेश्चन आता है कि इस स्पीड ऑफ लाइट को नापा कौन कौन था, मेज़र कौन कौन किया था। तो वो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको नापा था। ठीक है, 3 साइंटिस्ट। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो। सबसे पहले नापा किन्होंने? गैलीलियो ने। दूसरा रोमर ने। ये दूसरे साइंटिस्ट थे रोमर। और जो तीसरे थे वो थे फिजियो। इन्होंने, इन तीनों ने लाइट को नापा था, मेज़र किया। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कि सबसे पहले किन्होंने नापा, सबसे पहला नापा गैलीलियो ने। लेकिन क्या ये नाप नहीं पाए, ये फेल हो गए नापने में, ये नहीं बता पाए, ये असफल रहे, ये लाइट के स्पीड को नहीं बता पाए कि कितना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे पहले किन्होंने स्पीड ऑफ लाइट बताया कि कितना होता है, तो रोमर। इन्होंने बताया क्या कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है लाइट का स्पीड। ठीक है, तो इन्हें तीनों ने नापा। सबसे पहले गैलीलियो ने, जो कि फेल हो गए, असफल हो गए। दूसरे पर रोमर ने, जिन्होंने नाप के बताया। और फिर उसके बाद फिजियो ने भी नापा, तो उतना ही मिला। अब बताइए पूरा सिनेरियो समझ आया? अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे पहले किन्होंने नापा, तो गैलीलियो ने। सबसे पहले वैल्यू एग्जैक्ट किसने दिया, तो रोमर ने। सबसे पहले सफल किसने नापा, सफल होके, तो रोमर ने। क्लियर हुआ आप लोग को? ये 3 पॉइंट। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसके आगे है कि रिफ्रैक्शन। इसके आगे अब हम लोग टॉपिक चालू करते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक बात फिर से याद रखना, एक बार और बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में रहेगा, उससे कम एयर में रहेगा, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। क्लियर हुआ? देखिए ये 2 प्रकार से होता है। अभी क्या बोले कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना लाइट का, वही रिफ्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब 2 प्रकार का माध्यम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मानते हैं माध्यम 1 और यहाँ मानते हैं माध्यम 2। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको कहते हैं रेयरर मीडियम। ठीक है, और इसको कहेंगे डेंसर मीडियम। क्या कहेंगे इसको? डेंसर मीडियम। यहाँ पे मानते हैं कि एयर है और यहाँ पर है वाटर। इसको मानते हैं विरल माध्यम और इसको मानते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। 2 चीज़ तो लिखवा दिए छात्रों, प्यारे प्यारे छात्रों। देखो, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, विरल माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है,
लेकिन ये होता क्या है, ये ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नहीं सुना, सब कोई जानते हैं आप लोग कि विरल माध्यम और सघन माध्यम, सब कोई छठा सातवां आठवां दसवां से रटे हुए हैं कि एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है, एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम, एक एयर मीडियम, एक वाटर मीडियम। लेकिन आखिरकार होता क्या है ये, ध्यान से देखिएगा। जो डेंसर मीडियम होता है और दूसरा रेयर मीडियम, इसमें बस इतना अंतर होता है कि जिस माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो, लेस हो, उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। जिस माध्यम में लाइट का स्पीड कम हो उसको डेंसर मीडियम, और जिस माध्यम में लाइट का स्पीड ज़्यादा हो यानी मोर हो उसको कहते हैं रेयर मीडियम। अब बताइए, आज से तो नहीं भूलिएगा आप लोग, आज से क्लियर रहेगा कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में अंतर। अगर ये समझ आया तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग खुद से जवाब दीजिएगा कि अगर एक माध्यम हम ग्लास का लेते हैं और एक माध्यम हम पानी का लेते हैं तो इसमें रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होगा? जल्दी सोचिए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, आप लोगों ने जो सोचा बिल्कुल सही जवाब। रेयर मीडियम कौन सा हो जाएगा? ये कांच जो है एक सॉलिड चीज़ है और लिक्विड हो गया, वाटर हो गया लिक्विड, तो लिक्विड का स्पीड ज़्यादा होता है सॉलिड से, यानी लिक्विड में जो लाइट का स्पीड होगा वो सॉलिड से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर रेयर मीडियम क्या होगा? वाटर, और डेंसर मीडियम सॉलिड यानी ग्लास होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। समझ आया आज से डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम का अंतर क्या होता है? अब देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये एक सतह हो गया, सरफेस हो गया, किसका? एक माध्यम और दूसरे माध्यम के ठीक बीच का, यानी इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर कर जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ से कोई एक लाइट रे आया, लाइट रे आएगा ऐसे, लाइट रे आया ऐसे, क्या आया यहाँ से? लाइट रे। जो लाइट रे दूसरे माध्यम की तरफ जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जाए, तो उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। याद है पिछला कुछ, वहाँ भी था इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, यहाँ तक समझे? एक माध्यम से जो दूसरे माध्यम की तरफ जाए वो आपतित किरण, और जैसे ही दूसरे माध्यम में एंटर हो जाएगा, जैसे ही दूसरे माध्यम में चला गया, तो याद रखना अभी डेफिनेशन में क्या बताए कि वो कुछ बेंड होगा। अब वो बेंड हमेशा किधर होता है? नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। लेकिन ये तो गारंटी है, यहाँ से एक बात हमको पता चला कि सीधा कभी भी नहीं जाएगा। समझे? अब देखिए, ये हमारा यहाँ से ये क्या सा लाइन आ जाएगा, इसको कहेंगे नॉर्मल रे। नॉर्मल रे, लंबवत किरण, यहाँ से ये होगा नॉर्मल रे, लंबवत किरण। तो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाएगा तो याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, झुकेगा, नॉर्मल की तरफ भागेगा। हम समझे? अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ झुकेगा। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा? एंगल आई और यहाँ पर एंगल आर। यहाँ पर एंगल आई क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, आपतन कोण। और यहाँ पर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण। इसको क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। याद रखिए, वहाँ पर जो एंगल आर था वो परावर्तन कोण था, और यहाँ पर जो आर है वो है अपवर्तन कोण। क्लियर हुआ? अब देखिए,
दो माध्यम है हमारे पास, एक रेयर हो गया और एक डेंसर हो गया। अगर रेयर से डेंसर की तरफ लाइट जा रहा है तो डेंसर से भी तो रेयर की तरफ जाएगा। ये कोई थोड़ी लिखा हुआ है कि नहीं लाइट एक ही तरफ जाएगा। लाइट तो जहाँ मर्जी वहाँ जा सकता है, जिस साइड उसको जगह मिल गया उधर एंटर कर जाएगा। तो वैसे ही अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग लेंगे यहाँ पर एक माध्यम लेंगे डेंसर से रेयर की तरफ। कहाँ से? डेंसर से रेयर की तरफ लेंगे, डेंसर माध्यम से रेयर माध्यम की तरफ। सब कुछ वही रहेगा। ये कौन सा होगा हमारा? नॉर्मल रे। यहाँ से जो आएगा इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब बताइए, इंसिडेंट रे तो एक माध्यम में, और जैसे ही दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसी रे को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे, यानी अपवर्तन किरण। अब ध्यान से देखिए, अगर रेयर से डेंसर में जा रहा था तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ जा रहा था। वही जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो जो रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तन किरण है वो नॉर्मल से दूर भागेगा, वो नॉर्मल से दूर जाएगा। यानी ये एंगल आई और ये एंगल आर। यहाँ पे भी वही है, एंगल आई क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा बिल्कुल। अब देखिए पिछला फिर से डायग्राम निकालते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं जो समझने के लिए होते हैं। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग ठीक से देखें, यहाँ पर इसके पॉइंट्स दिखाते हैं। अगर हम लोग ठीक से देखें तो देखिए यहाँ पे जो एंगल आई है वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे? एंगल आर से। देखिए देखने में भी नहीं पता चलता है, एंगल आई बड़ा रहेगा किससे? एंगल आर से। और यहाँ पर एक पूछता है कि स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अब आप लोग बताइए, इस सवाल का जवाब तो आप पहले ही जान चुके हैं कि जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, गमन करेगा, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अब वो डिपेंड किस पे करता है? उसके माध्यम पर। तो यहाँ पर एक माध्यम हम लोग एयर लिए हैं और एक माध्यम हम लोग वाटर लिए हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट का कुछ याद है? बोले थे सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में, उसके बाद स्पीड एयर में, उसके बाद स्पीड लिक्विड में, तरल पदार्थ में। तो देखिए एयर से कम स्पीड न वाटर में होगा। यहाँ पे एयर हम लोग रेयर मीडियम लोग को लेके चले हैं और डेंसर मीडियम को वाटर। तो यहाँ से कम स्पीड, यानी जैसी एयर से वाटर में एंटर करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब तो स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ से जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो है वेवलेंथ। पूछ लेता है कि वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा। तो वेवलेंथ ध्यान से देखिएगा, इसका साइन होता है लैम्डा और इसको हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य पहचानिए क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? बढ़ेगा कि घटेगा? तो याद रखना, जो स्पीड वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। लैम्डा वेवलेंथ, वेलोसिटी वेग, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। तो यहीं से देखो, अगर स्पीड बढ़ रहा है, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो वेवलेंथ भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर स्पीड घटेगा तो वेवलेंथ भी घट जाएगा। अब यहाँ से एक आइडिया लग गया होगा आपको कि अगर स्पीड घट रहा है तो वेवलेंथ, बिल्कुल सही, वेवलेंथ क्या? वेवलेंथ भी घटेगा, वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ? ये तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक बार फिर से बोलते हैं, जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो एंगल आई हमेशा एंगल आर से बड़ा रहेगा, स्पीड हमेशा कम होगा और वेवलेंथ भी कम होगा। ऐसे ही आइए अगले पेज पर
जब लाइट हमारा डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, जब लाइट हमारा डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो जो एंगल आर है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो हमेशा, जो इसको हम लोग आर आर के नाम से जानते हैं, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पहले तो नॉर्मल से दूर जाएगा। अब यहीं पे आप लोग देख के बताइए, एंगल आई बढ़ा के एंगल आर, तो यहाँ पर हमेशा एंगल आर बड़ा रहेगा किससे? एंगल आई से। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। स्पीड पे क्या असर पड़ेगा? तो स्पीड यहाँ पर बढ़ जाएगा। स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा। और वही अगर वेवलेंथ का बात करें तो अगर स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा। वेरी गुड, वेवलेंथ भी बढ़ेगा। समझ आया? अभी बताए वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या? v इक्वल टू एफ लेमडा। अगर हमारा स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो वेवलेंथ भी घटेगा। समझे? तो यहीं पे अगर स्पीड बढ़ रहा है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब यहाँ तक पूरा का पूरा समझ आया आप लोग को कैसे क्या होता है, यहाँ पर लाइट कैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है। क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन आया है, ये शायद बिहार के एग्ज़ाम में बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और यही शायद एनटीपीसी या एलपी में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन था कि जब रिफ्रैक्शन की घटना होती है, जब अपवर्तन होता है, तो इनमें से क्या नहीं बदलता है? देखिए, स्पीड बदल रहा है, वेवलेंथ बदल रहा है, आर आई भी एंगल चेंज हो रहा है, एक बड़ा एक छोटा। लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछ लेता है कि क्या नहीं बदलता है। तो याद रखना कि जब भी अपवर्तन की घटना होगी, जब भी अपवर्तन की घटना होगी तो दो चीज़ कभी नहीं बदलता है, जिसमें से पहला है कलर नहीं बदलेगा, और दूसरा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। उसमें भी इम्पोर्टेंट कौन सा है? फ्रीक्वेंसी। तो इस पॉइंट को एक बार फिर से आप लोग को ध्यान से बोलते हैं, एकदम याद कर लेना इसको कि जब भी अपवर्तन होगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा। स्पीड बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाएगा, एंगल बदल जाएगा, लेकिन और सिर्फ कलर और फ्रीक्वेंसी ये कभी नहीं बदलेगा। ये एक एक्सेप्शन के रूप में भी ले सकते हैं ताकि याद रहे। और जानते हैं एग्ज़ाम में आजकल एक्सेप्शन वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आई होप अभी तक आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ तक इसका यानी रिफ्रैक्शन अपवर्तन का इंट्रोडक्शन था, समझ आया। अब जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन के नियम पढ़े थे तो वैसे ही अब हम लोग रिफ्रैक्शन के नियम भी पढ़ेंगे। क्लियर? रिफ्रैक्शन अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में कल पढ़ेंगे। नहीं आप लोग कहिएगा कि ज़्यादा हो गया, ज़्यादा टाइम लगा दिया आज, तो ऐसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियो आप लोग के पास पहुंचता रहेगा, एकदम डिटेल में और एकदम पॉइंट टू पॉइंट साइंस यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये आप लोग के लिए यूज़फुल है, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फैक्ट है, तो आप लोग इस चैनल को कृपया ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लोग को हर वीडियो तुरंत एकदम नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए कि जैसे वीडियो अपलोड हो। और कृपया करके अगर आपको लगा हो कि नहीं ये हमारे लिए यूज़फुल है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हम लोग मोटिवेट हों, और अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, या कोई जैसा जो तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सके। बाकी हम लोग कल मिलेंगे, उसके लिए आज के लिए आप लोग का धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।